तो आपने मतलब इसे रोड पे खड़े रह के चिल्लाए नहीं कि आ रहा हूँ तैयार रहो करके कश्मीरा वालों को? नहीं उनको तो नहीं चिल्लाया। जी जी। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए एपिसोड में बिजनेस एंड बियॉन्ड। बिजनेस एंड बियॉन्ड हमने देखा पिछले 2 एपिसोड में आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए आज हम एक और बिजनेस एपिसोड लेके आए हैं आपके साथ में। एक नया बिजनेस मॉडल आपके साथ में लेके आए हैं ताकि ये देखकर लोग हमारे कुछ इससे कुछ सीखे और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें। तो भिवंडी शहर में सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ फेमस है तो वो है टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल के बाद में अगर कुछ फेमस है तो वो है ढाबा। भिवंडी शहर ढाबों की नगरी मानी जाती है और इसीलिए हम आपके सामने एक ढाबे का बिजनेस मॉडल सामने लेकर आए हैं कि एक ढाबा किस तरह से चलता है, किस तरह से काम करता है, शुरू से लेकर एक अपने ऊंचे मकाम तक कैसे पहुंचता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एक ढाबे को चलाने में। तो इसीलिए हम आपको लेके आए हैं भिवंडी के वन ऑफ द मोस्ट फेमस, वन ऑफ द मोस्ट हम कहेंगे पॉपुलर ढाबा, नवाब ढाबा। हमारे साथ में जो है, जो नवाब ढाबे के ओनर है, जो फाउंडर है एहतेशाम भाई, ये है। और इसके साथ में इनके एक भाई है, एक पार्टनर है अबू शामा शेख, तो वो भी, लेकिन वो आज हाजिर नहीं है। तो हम एहतेशाम भाई से बात करेंगे और जानेंगे कि नवाब ढाबे का क्या बिजनेस मॉडल है। तो एहतेशाम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और तो शुरू से ही शुरू करते हैं कि मैं आपको पहले बताता चलूँ कि जो एहतेशाम भाई है, इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये 2016 में जो है एहतेशाम भाई सऊदी से यहाँ पे आए। सऊदी अरब में पहले ये काम करते थे, जॉब करते थे, वहाँ से जो है अपना सारा चीज़ें समेट कर इंडिया आए और यहाँ पे आने के बाद में उन्होंने सोचा कि कुछ बिजनेस किया जाए। तो उन्होंने पहले 1-2 बिजनेस ट्राई किया, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह, लेकिन उसके बाद में फिर वो ढाबे में आए और ढाबे में जो है आज एक उनका अपना एक नाम है, एक अपना मकाम है। तो एहतेशाम भाई, मैं यहीं से शुरू करूँगा कि ढाबे में आने का जो है आपका कि चलो ढाबा ही खोलना है अपने को, तो ये आइडिया कैसे आया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बता दूं कि मैं 2014 में आया अच्छा। और 2016 में ढाबा की ओपनिंग थी अप्रैल में। जी। हाँ, तो 2014 में सऊदी अरब से मैं यहाँ आया और ये था कि मुझे कंस्ट्रक्शन में जाना है, एक बिल्डर बनना है। मैं यहाँ आया और तकरीबन 6-7 महीने उसमें लगाए। बाद में एक साइट हमने चालू की नए गाँव में जी, जो 2000 स्क्वायर फीट में थी। कुछ 5-6 महीने चलने के बाद फिर थोड़ा मंदी के आसार आ रहे थे, दिख रहा था कि कंस्ट्रक्शन लाइन में अपना फ्यूचर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 3 चीज़ें थी भिवंडी में जो दिख रही थी कि हाँ बड़े पैमाने पे हो रही हैं। हाँ। एक टेक्सटाइल थी, कंस्ट्रक्शन था और ढाबा लाइन। अच्छा। क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हाँ। ये मेरे ख़ानदान में कोई ये काम नहीं किया था, लेकिन मुझे मेरा अपना जो एक कॉन्फिडेंस है, मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन मेरा अपना एक कॉन्फिडेंस होता है। और मुझे ये लगता है कि कोई भी चीज़ जी नामुमकिन नहीं होती है। जब आप दिल से, मेहनत से, जुस्तजू से करते हैं तो वो चीज़ होके रहती है। तो मेरा वो कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ भी करूँगा इंशाल्लाह मैं कर जाऊँगा। और वो कॉन्फिडेंस लेके मैंने ये लाइन जो है चूज़ की कि कंस्ट्रक्शन में तो देख ही लिया था और टेक्सटाइल का बुरा हालत थे। तो ये हुआ कि इसकी चकाचौंध देख रही थी। हाँ। तो मैंने कहा कि नहीं, ढाबा मैं चला सकता हूँ। तो फिर मैंने अबू शामा से जिक्र किया जो सऊदी में ही थे जी। तो उन्होंने जो है काफ़ी इस पर मुझे सपोर्ट मिला उनकी तरफ से, अबू शामा की तरफ से। और उन्होंने, चूँकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी साथ में आना ये बहुत बड़ी बात है जी। और शायद मेरी ज़िंदगी में जो है उनका कामयाबी के पीछे उनका अगर हाथ कहा जाए तो
गलत नहीं बहुत होगा। बड़ा हाथ है बहुत जी। बड़ा तो हाथ है, ये अभी जब ढाबा आपने स्टार्ट करने का सोचा, अबू शामा से डिस्कस किया होगा आप लोगों ने, तो उसके बाद में ढाबा शुरू करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आए थे आपको, थोड़ा सा बताइए। पहले तो ये था कि जब मैंने फाइनल हो गया कि मुझे ढाबा स्टार्ट करना है, तो फिर मैं कंफ्यूज था कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना चाहिए या ढाबा डालना चाहिए। हाँ। तो इसके लिए फिर मैंने सलाह मशवरे का मामला रखा। तो हमारे एक वो हैं चचा लगते हैं जो हमारे मोहल्ले के हैं, आजमगढ़, हाँ हिंगाईपुर से हैं, हिंदुस्तानी होटल जो अमजदिया हाँ, रोड पे उनका था। तो उनका बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि मुझे क्या करना चाहिए, इसमें आना चाहिए, उसमें आना ढाबा चाहिए, खोलना चाहिए कि होटल खोलना रेस्टोरेंट चाहिए, में जाना रेस्टोरेंट चाहिए। खोलना चाहिए जी। क्योंकि मैं बिल्कुल नया था यहाँ पे, 1 साल हुआ था और यहाँ इंडिया के बारे में बहुत कुछ भी पता नहीं था मुझे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं, रेस्टोरेंट लाइन सही नहीं मुझे लग रही है, तुमको जो ढाबे लाइन ही चूज करना चाहिए। अच्छा। पहले ये हुआ, मैंने फाइनल डिसीजन लिया, माइंड सेट किया कि मुझे ढाबा डालना है। हाँ उसके बाद फिर मैंने सर्वे किया, इस रूट का किया और हाईवे का किया मैंने। हाँ 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 तो मुझे कश्मीरा दिखा और सबसे ज्यादा उस वक्त भीड़ जो है जी, कश्मीरा में ही रहती थी। तो मुझे हाँ लगा कि नहीं, मुझे इस एरिया में आना चाहिए। हाँ। तो मैंने यहाँ जो है फिर ये जगह मुझे मिली। हम्म। और तो ये जगह मिलने के बाद ये हुआ कि भाई यहाँ पे चालू करना है। जी। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। अच्छा, तो आपने मतलब इसे रोड पे खड़े रह के चिल्लाए नहीं कि आ रहा हूँ तैयार रहो करके कश्मीरा वालों को? नहीं उनको तो नहीं चिल्लाया। जी जी जी। मतलब वो एक क्या कहेंगे हम, एक ऐसा मैसेज, साइलेंस मैसेज था, एक साइलेंट मैसेज था। नहीं बस जी। ये मैं बोलूंगा कि भाई हाँ, उनको तो मेरा सवाल ये था कि दिक्कतें क्या क्या आई, मतलब ठीक है अभी आपने शुरू कर दिया, जैसे कि अभी आपने हाँ। जमीन एक्वायर कर ली, तो उसके बाद में फिर क्या चैलेंजेस आए थे आपको, तो मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूंगा। हाँ, जी। चैलेंजेस तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया। और अच्छा। खास तौर से हमारे जो जमीन मालिक हैं, हाँ, हाँ। यूसुफ भाई से हाँ। मुलाकात हुई। और आपको बता दूं कि मेरा जो एग्रीमेंट बना था वो ढाबा के ओपनिंग होने के 3 दिन बाद, 3 महीने के बाद हुआ था। अच्छा। हाँ, उनके यहाँ बात हुई और उनके बारे में मैंने पता किया जब किसी से कि भाई वो लोग कैसे हैं, उनके यहाँ इस जगह करना चाहिए। हाँ। तो किसी ने कहा कि अगर भिवंडी चल रही है तो कुछ इन जैसे लोगों की वजह से चल रही अरे है। वाह। मेरा वो भरोसा था जी। और मैंने काम शुरू किया, एग्रीमेंट भी नहीं किया और हाँ, हाँ, मैंने हाँ। स्टार्ट किया। हाँ खैर उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या किया वो बता देता जी हूँ जी आपको। जी जी। तो सबसे पहले जब मैंने जगह ले ली तो उसके बाद मैंने सर्वे किया हाँ कि ढाबे में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे ढाबा बनता है, कैसे चलता है। हाँ। उसके लिए मैं डेली जाता था, किसी न किसी ढाबे में बैठता था और गौर करता था। अच्छा। और वहाँ पे मैं हमेशा हर जगह की कमियां को देखता था कि इन्होंने क्या कमी की है। जी। क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में था तो सिर्फ मैंने आरसीसी का थोड़ा सा काम किया था, उससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि घर कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है। जी, जी, फिर भी एक जुनून था हाँ। और उस पर मैंने चला। तो मैं उन लोगों की कमियां देखा कि इन्होंने क्या कमी की है और मुझे क्या सुधारना है या मुझे क्या लाना है, कुछ उनसे- नया देना है हाँ, कि जो बरोबर मैं है। यहाँ पे अपनी ठीक पकड़ है, बना ठीक सकूं। है। मतलब सर्वे किया आपने प्रॉपर, जो कि एक Proper बिजनेस survey के लिए किया। बहुत जरूरी होता है। जी। जी। तो वो सर्वे में क्या था मैं बता देता हूँ। हाँ। जो मैंने कमियां देखी थी उस वक्त हर ढाबों पे वॉश बेसिन का इशू रहता था। हाँ आप देखेंगे कि कहीं किसी न किसी दीवार में ठोक दिया जाता था, हाँ 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 हाँ, कोई बिल्कुल बिल्कुल। तरीके से नहीं हाँ। रहता था। एक वो था। हाँ उसके बाद दूसरी चीज़ ये थी कि ढाबा के किनारे किनारे कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें रहती थी जो भद्दी दिखती थी। मुझे ये था कि हाँ हर तरफ अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा जी लुक आना जी चाहिए। जी 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 तो उसमें फिर मैंने गार्डन को वो दिया हाँ, और हाँ, अपना स्टाफ रूम ऐसे बनाया कि वो बाहर से नहीं दिखे मुझे। जी। तो उसको किया। प्लस उसके बाद फिर दस्तरखान का हमारे कंसेप्ट वो लाया मैंने। हाँ हाँ हाँ। चूंकि अरब में मैं था तो वहाँ पे बहुत पॉपुलर था, तो मुझे लगा कि दस्तरखान यहाँ आना अच्छा, चाहिए। तो मैंने ऐसे जहन में आया और उसको मैंने यहाँ पे किया। हम्म। तीसरी चीज थी अब जो फाउंटेन का। फाउंटेन उस वक्त हर ढाबे में रहते थे, लेकिन वो ढाबे के बीच हिस्से में रहते थे। हाँ लेकिन मेरा यहाँ पे ये था कि मैंने जो सोचा, मुझे जी। लगा कि जब हम कहीं जाते हैं किसी फंक्शन में, किसी शादी हाल में, तो हाँ। हमको एंट्रेंस में मिलता है। एंट्रेंस में मिलता है, हाँ, तो हमको एंट्रेंस को खूबसूरत बनाना चाहिए। जी। तो मैंने मतलब वही अट्रैक्ट करेगा कस्टमर्स हाँ। को। हाँ हाँ तो जब उसके बाद ओपनिंग के बाद सबसे ज्यादा पहाड़ी वाला ढाबा के नाम से मशहूर भी हुआ था। हाँ बिल्कुल। हाँ, लोगों को काफी पसंद आया। और दूसरी चीज क्या है ना कि ढाबे को, मेरा ये था कि ढाबे का मतलब खुलापन होना चाहिए। जी। तो मैंने जो इसमें, चूंकि मैं थोड़ा बहुत लेबर वगैरह मेरे जान पहचान के थे, तो इसमें हाँ। कोई इंजीनियर रखा नहीं था। हाँ। बस ऐसे ही आके काम चालू कर दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ, कि जो है यहाँ पे किचन रहेगा, सेंटर में किचन रहना चाहिए और वहाँ से उसके बाद जो है दोनों तरफ सर्विस देने में आसानी हो जाए। जी। हाँ, तो उसके हिसाब से मैंने पहले बुनियाद डाली बाउंड्री की और किचन की। उसके बाद जैसे जैसे जहन में आता गया उसको मैं बढ़ाता गया। हाँ हाँ, बस एक चीज़ कहूँगा, इसमें एक बंदा है जिसने हाँ। मेरी हेल्प की। हाँ। और है तो अंगूठा छाप, अच्छा।
लेकिन मेरी जिंदगी में उसका रोल बहुत अच्छा वो है। एक हाँ। पप्पू वेल्डर करके है। अच्छा, हाँ, अच्छा। उससे सलाह मशवरा की कैसे ढाबे रहता है, क्योंकि और ढाबों में काम किया हुआ था। हाँ, हाँ, तो हाँ। उसके मशवरे पे मैं गौर करता था और उस पर अमल करता था। अच्छा। देखता था। इसमें आपने टेस्ट को लेकर आपने क्या नयापन कुछ लाया है इसके अंदर? टेस्ट में जब मैं आया था तो मुझे खाने का बिल्कुल शौर नहीं था। मैं जी। खाना खा के उठ जाता था और मुझे ये नहीं पता था कि खाने में खाना नमक कैसा है कि है, नहीं, हाँ। नमक है कि नहीं है, मुझे ये नहीं पता चलता था। अरे बाप रे। तो मैंने डिस्कस किया यहाँ पे। तो शुरू में हमारे यहाँ इशू था, टेस्ट का इशू था, हाँ, उसके बाद सर्विस का इशू था। यहाँ जी। तक कि हमको कमेंट मिलते थे कि जैसा नवाब, और यहाँ के वेटर भी नवाब हैं। हाँ, तो हाँ, इशू हाँ। बहुत थे क्योंकि एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। नहीं, सही बात है। और नए नए में वर्कर भी नहीं थे। हम्म। तो उसमें जो है एक उस्ताद था, उसने एक मुझे आइडिया दिया था, उसको मैंने पिक किया। हाँ। उसका ये था कि आप जो है ना आप टेस्ट करते रहा करो। अच्छा। टेस्ट करते रहो, आपको आइडिया होता चला जाएगा। तो मैंने हम्म। वही चीज़ की, हर डिश को टेस्ट करता रहा। तो 3-4 महीने में मुझे ये आइडिया हो गया कि टेस्ट क्या होता है। जी। उस पर हमने सुधार किया। अच्छा, तो ये मैं पूछूंगा कि अगर कोई एक कस्टमर आपके पास आता है तो वो जब ऑर्डर देता है कि मुझे फला 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 3-4 चीज़ें जब ऑर्डर देता है, तो उसके ऑर्डर ले जाने से लेकर जो उसके टेबल पे सर्व होता है फूड, तो इस बीच का, इस दरमियान का आपका क्या प्रोसेस, क्या मॉडल है आपका, थोड़ा सा उसमें? इसमें हम कैप्टन पे डिपेंड होते हैं। अच्छा। हाँ, कैप्टन ही का काम होता है कि उसको करना। अगर कुछ कंप्लेन आता है तो हम उससे पूछते हैं कि भाई हाँ, क्यों हाँ। कंप्लेन आया। तो कैप्टन रहता है, वो ऑर्डर लेता है? हाँ, वो ऑर्डर लेता है। और मैं जो हमारे स्टाफ है उनको मैं जो ट्रेन करता हूँ, उनका यही होता है कि आपको जब कस्टमर आए हैं तो अपनी जान लगा देनी है, नहीं है तो आप बैठो, मोबाइल देखो, जो भी करना। ऐसा नहीं है कि नहीं है तो आप मैं आगे खड़े रहना, आपको जी, हाथ बांध के, जी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आपको अपनी पूरी जाने का है। सर्विस का कंप्लेंट नहीं आ जाता। फिर हाँ, भी हाँ। कभी कभी हमारे सर्विस का इशू आता है और वो हम चाह के भी दूर नहीं कर पाते। कैसे? हाँ, वो टाइम होता है, जैसे मुहर्रम का टाइम हो गया, स्टाफ चला गया गाँव, हाँ। ईद का टाइम हो गया, चले गए सही गाँव, बात, तो उस सही वक्त बात। हमको आते हैं, हम चाह के भी कुछ नहीं करते, उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, नहीं, मेरा ये पूछना था ना एहतेशाम भाई कि जैसे कि ना एक समझो आपने टेबल नंबर दिया है, एक एग्जांपल कि समझो कि टेबल नंबर 10 है, तो टेबल नंबर 10 पे अगर ऑर्डर आया तो वो किस तरह से वो टेबल, मतलब वो जाके फिर है ना वो ऑर्डर मिसमैच नहीं होता है, वही ऑर्डर बन के जो है यहाँ पे आके बिल्कुल टेबल पे सर्व होता है। तो ये थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था कि किस तरह से ये जो मॉड्यूल है किस तरह से काम कर रहा है? हाँ, असल में एक्चुअली रेस्टोरेंट में जो होता है वो क्यूटी बनती है, उस पर लिखा जाता है, लेकिन ढाबे पे ऐसा नहीं होता है। अच्छा। जो यहाँ का वेटर होता है वो इतना हो जाता है, आदत उसकी एक्सपीरियंस आ जाता है उसको। एक्सपीरियंस आ जाता है कि वो ऑर्डर देता है और उसको याद रहता है कि मैंने फला ऑर्डर दिया है। अच्छा। और यही चीज़ जो वहाँ का उस्ताद होता है अंदर, उसको भी पता रहता है कि फला का ये ऑर्डर है। अच्छा। तो ऐसे सिर्फ जबान से होता है। और अच्छा, मतलब सिर्फ जबान पे और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यस पूरा निज़ाम चलते रहता है। जी। अच्छा, ढाबा चलाने में, मतलब अभी जैसे कि मैंने आपको चैलेंजेस पूछा था कि ढाबा शुरू करने में क्या चैलेंजेस थे, तो ऐसे ढाबा चलाने में डेली रूटीन में क्या चैलेंजेस आते हैं आपको? देखिए, अगर आपका स्टाफ अच्छा है, आपसे मुतमईन है, खुश है, आप तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। हमारी सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है कि हम, अगर हमारे अंदर क्वालिटी है, हमारे अंदर एक टैलेंट है कि स्टाफ को पहचाना कौन सा किस फील्ड में माहिर है, किससे क्या काम ले सकते हैं, जी। तो फिर आसानी होती है कोई भी बिजनेस। अच्छा, अच्छा, मतलब कि स्टाफ ही सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है। यस। और किचन को संभालना, हाँ। कि मतलब कि जैसे कि चीज़ें कब मार्केट लाना है, अब कब उसमें होता है, चीज़ों को- जैसे हमने एक आया नया स्टाफ आया, हमने उसको एक जिम्मेदारी दी, हम्म। तो वो हमको देखना पड़ता है कि जो हमने जिम्मेदारी दी है वो पूरी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। हाँ, अगर नहीं कर पा रहा है तो हमारा अपना वो है कि उसको वहां से हटा देना, उसको या तो हाँ, निकाल देना है ये- या नहीं वो करना है। ये मतलब अपने को ना ऑब्जर्व करते रहना है हर एक स्टाफ के ऊपर कि जी। कौन क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है करके। जी, जब तक yes, कि ऑब्जर्वेशन नहीं रखोगे तो फिर सब अपने मन के मालिक हो जाए। हाँ। यहाँ पे ये होता है कि आपको यहाँ पे, जैसे हमारे भाई हैं, रिश्तेदार भी हैं, यहाँ पे काम करते हैं, तो हमको, हमारा ये होता है कि काम के टाइम काम, और आपका 100% हमको चाहिए। आप हमारे रिश्तेदार घर पे हो, यहाँ पे नहीं हो। जी। तो जब आप जो टारगेट देते हैं अगर पूरा नहीं होगा और उनसे आप सवाल करते हैं या उनको हटाते हैं, तो फिर आपकी टीम अच्छी बनती है। जी हाँ भाई, जब भी हम लोग आते हैं नवाब ढाबे पे, मैंने देखा है कि अक्सर है ना हर कोई अपने इसमें रहता है, लेकिन आप एक टेबल पे अकेला बैठे रहते हैं। मतलब देखा है मैंने कि कभी कुछ नहीं, किसी से ये कोई दोस्त यार नहीं आके बैठे कि चलो आज एहतेशाम भाई के साथ में बैठ के 1-2 घंटे बिता के आए, तो दोस्त यार है नहीं कि क्या, मतलब कि आप अकेले बैठना पसंद करते हो, क्या है उसका? ये एक बिजनेस फंडा है। अच्छा। आप किसी दुकान पे आप देख लो, जिस दुकान पे 2-4 लोग बैठे रहेंगे उसकी दुकानदारी खत्म हो जाती है। हाँ, 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 हाँ। और जो बंदा ज़्यादा कस्टमर के पीछे भागता है या मुस्कुरा के बात करता है, वो भी दुकान नहीं चलती है। हाँ। तो आपको अपने उसको होना चाहिए, क्या नाम है,
आपको मेल के साथ आना चाहिए, जो जी। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है, जी। तो आपका चलता है। जब आप कस्टमर के पीछे भागते हुए दिक्कत आती है। हाँ। और मसला ये होता है कि जैसे मैं हूँ, अगर मैं यहाँ पे लोगों के साथ, जैसे कोई भी मेरे भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो कभी कभी आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, एक आधा घंटा 1 घंटा हमने दिया, साथ में खाना खाया, मतलब चले बैठक गए। नहीं है कि हाँ बस बैठक रोज नहीं आके है। हाँ हाँ बैठक करने में दिक्कत क्या होती है? बैठक कौन करता है? जिसके पास टाइम नहीं है। टाइम। अभी आप आके डेली मेरे पास बैठोगे, सही बात आप है। फ्री हो, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप आके बैठ रहे हो, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। सही जब बात मैं है। अकेले बैठूंगा तो मेरी नज़र कहीं कहीं दौड़ती रहेगी, कहीं कुछ गलत हो रहा होगा, कोई स्टाफ अपनी वो नहीं दे रहा होगा, तो मेरी नज़र वहां तक जाएगी और उसे कह पाऊंगा। जब मैं अपनी बिल्कुल, बातों में बिल्कुल। मशगूल रहूंगा, हाँ, तो मुझे लगता है कि उसका नुकसान बहुत होता है। मतलब भिवंडी भी शहर में ये देखा है हमने कि बैठक बहुत ज्यादा रहती है। जी। है ना, तो ये चीजें जो है बिजनेस को खा जाती है। बिजनेस को खा जाती है। बिजनेस को खा जाती है। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा एहतेशाम भाई कि जब आपने ढाबा शुरू किया तो आपने बाकी के ढाबे वालों को जो है खर्चे पे लगा दिया कि आपने हर बार जो है नया नया इंटीरियर, नई नई डिजाइनिंग, हर चीज कर करके फिर आपको देख के जो है लोग है ना, फिर वो लोग भी जो है क्या कहते हैं कि अलग अलग चीजें करने लगे, डेकोरेशन करने लगे। तो ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो? देखें, कोई भी चीज़, कोई भी बिजनेस हो, अगर वो अपग्रेड नहीं होगा तो वो पीछे चला जाएगा। अच्छा। तो यहाँ पे चूंकि हमने शुरू किया, हम तो एकदम नए थे, हाँ, लोग हाँ, यहाँ पे हाँ। बहुत पुराने थे, तो हमको ये था कि कैसे जो है अपने आप को आगे करें। तो जी। हमने अपने अंदर ये हुआ कि जो भी चीज़ें, खास तौर से मेरा शुरू से ये रहा है कि मैं सफाई पे बहुत हो रहता है। मैं जब एंट्री करता हूँ, मुझे कहीं भी गंदा लगता है तो तुरंत टोकता हूँ। अब जी। सीधा कैप्टन के पास जाता हूँ कि भाई तुमने ये चीज़ क्यों की। हाँ। तो खास तौर से हमने उस चीज़ पे वो किया, तो मतलब आपने सफाई के साथ साथ में अपने आप को अपग्रेड रखा। अपग्रेड। अच्छा, दूसरी एक बात ये है कि हमने देखा है कि अक्सर करके ना पार्टनरशिप वो बहुत लंबी तक नहीं चलती, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में हमने देखा है कि पार्टनरशिप जो है लंबे समय तक नहीं चलती। लेकिन आपका तो माशाल्लाह 1 से 2 ढाबे भी हो गए और साथ साथ में आज तकरीबन 7-8 साल हो गए इसको पार्टनरशिप को चलते हुए। तो उसका क्या राज है, थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, पार्टनरशिप में 2 कम्युनिटी बहुत आगे हैं, एक केरला और एक चिड़िया लोग। जी। क्योंकि वो पार्टनरशिप के उसूलों को समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं, वो बहुत आगे भी हैं। जी। और कोई भी आप जब बिजनेस करते हैं, बड़े से बड़ा, चाहे एक कंपनी हो, जब तक उसमें शेयर होल्डर नहीं होंगे वो कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। तो कुछ भी आपको बड़ा करना है तो बगैर पार्टनरशिप के, बगैर उसके सपोर्ट के आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे। जी। तो जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो आगे हैं। हमारे यहाँ दिक्कत है, कुछ दिक्कतें हैं, उसकी वजह से हम लोग फेल होते हैं। थोड़ा बताओ दिक्कतें, तो क्या लोग उससे सीख हासिल करें? हमारे यहाँ दिक्कतें ये होती है कि देखिए, जैसे मैंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था हाँ। कि दुनिया इसलिए चल रही है कि खुदा एक है, हाँ। 2 खुदा होते दुनिया फना हो जाती है। तो जी। पार्टनरशिप जो होता है, कोई भी हो, मैनेजमेंट हो, सीईओ एक ही होता है, डिसीजन लेने वाला एक होगा। हाँ 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 हाँ, तो जी, चीजें जी। चलती है। जब अब होता हमारे यहाँ पार्टनरशिप कैसे होती है, बस 2-3 दोस्त हैं, मिले बैठे, चल पे मैं भी कर लूंगा, वो कर लूंगा। जब आपस में एक ही काम के लिए 2 लगेंगे ना तो टकराव बढ़ेगा, जी। अपनी राय होगी, वो ये बोलेगा बहुत मुझे नहीं इंपॉर्टेंट करना। बात है। हाँ। तो हमको जब भी ये पार्टनरशिप पे आना चाहिए, और बहुत जरूरी है। हाँ। अगर आपको छोटा करना है तो ठीक है, आप सिंगल कीजिए, लेकिन लेकिन- पार्टनरशिप पे आना है तो आपको पार्टनरशिप से पहले आपको परखना होगा कि किसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसको आगे करना और उसको टाइम देना है। मतलब पार्टनरशिप की भी कुछ शर्तें हैं, ऐसा नहीं है कि बस 4 लोग मिले और बिजनेस चालू कर दिया, फिर वो जी। हर कोई जो है अपने मन से कर रहा है, अगर उसकी बात नहीं माने तो वो नाराज हो गए। हाँ, है ना? हाँ। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका कहना है कि कोई एक है वो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, जिसके डिसीजन के ऊपर सारे लोग अमल करें। जी जी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई अगर इंसान ढाबा शुरू करना चाहता है तो उसको 3 बातें आप क्या बताओगे कि क्या चीजें ध्यान में रखना है, या तो फिर किन चीजों से जो है परहेज करना, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए। जी। देखें, फिलहाल अभी जो है, पहले तो बहुत सस्ते में हो जाता था। हाँ। अभी अगर किसी को ढाबा डालना है तो एक लंबे बजट के साथ आपको आना पड़ेगा। जी। और कोई भी बड़ी कंपनी होती है, ये अब कंपनी वाला मामला हो गया है, हाँ। तो वो 6 मंथ अपने आप को लॉस पकड़ के चलती है। बरोबर है। तो आपको आना है तो पहले ये जहन में डाल लेना है कि हमको पहले लॉस होगा। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमको कस्टमर को मुतमईन करना है, उनको जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है उनको पूरी करनी है। हमारा लॉस हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, हमको उनसे लेना देना नहीं। कस्टमर को बढ़ाना, कैसे बढ़ सकते हैं उस पर ध्यान देना है। कस्टमर बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हर मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जी जी जी। तो मतलब कस्टमर पे ध्यान देना है और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए साथ साथ में। हाँ जी। तो मेरे को एक बात बताइए कि आप के कितने सेटिस्फाइड कस्टमर है, और या तो ये पूछ सकता हूँ मैं कि वैसे तो हो गए बहुत हजारों लाखों में, लेकिन कि आपके हिसाब से कस्टमर सेटिस्फाइड कस्टमर का डेफिनेशन क्या है, कि मतलब हाँ कि हमारा कस्टमर खुश होके गया, मुतमईन होके गया।
देखो तादाद तो नहीं बता पाऊंगा जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं। हाँ। और अगर हैं तो ही चल रहा है, बिल्कुल, अगर नहीं होते तो फिर कैसे चलता। नहीं तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि उसका डेफिनेशन क्या है कि हाँ ये मुतमईन हो गए ये लोग, तो मतलब या तो उनको मुतमईन करने का क्या फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। मुतमईन के जो चीज़ रिक्वायरमेंट है, यानी जो जो कस्टमर को लगे कि हाँ हमको हर चीज़ मिली। जैसे मिसाल के तौर पे एक फैमिली आती है, उसको प्ले ग्राउंड बहुत हाँ, माने रखता हाँ, है। एक हाँ। बच्चा है वो आता है तो बच्चा जी। जब बोलता है, अभी जैसे मेरे बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे, जब मैं घर से निकलता हूँ बोलता हूँ कि चलो ढाबे पे, तो मेरे 2 ढाबे हैं, दिल्ली दरबार है, हाँ। नवाब है। तो पहले बोलते नहीं नवाबी पे जाना है, फर्स्ट प्रेफरेंस नवाब को देते हैं। नवाब को जाता है। जी। तो इसका लुक जो है ना, खास तौर से माने करता है लुक। जैसे आप यहाँ पे जब आएंगे, हाँ नवाब ढाबे की खास वो है हाँ कि इसका जो बनाया गया स्ट्रक्चर, इसको ऐसा रखा गया कि एक जगह आप खड़े होंगे आपको एंड तक दिखेगा। अच्छा हाँ, आखिरी तक आप फैमिली में यहाँ खड़े हुई है, आपको आखिरी तक दिखेगा। तो जब इंसान यहाँ पे इंटर करता है हाँ। तो इसको एक मेले का माहौल दिखता है, हाँ, जश्न का सेलिब्रेशन माहौल, हाँ, जश्न का celebration। माहौल दिखता है। जी। यही खास चीज़ है। जी 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 जी। दूसरी बात, मुझे अभी एक चीज़ याद आ गई, मैं अपनी तरफ से बोल देता हूँ, जो कि आपने पूछा भी नहीं है। हाँ मैं ये देखा हूँ कि हमारे यहाँ की काफ़ी जो यंग बच्चे हैं, हाँ। या वो है, इनमें मैंने एक कमी देखी और मैं चाहता हूँ को डिस्कस करूँ जी। कि लोग जो है एक बिजनेस शुरू करते हैं, अभी उसको कंप्लीट नहीं पूरा कर पाते, उस पर अपना 100% देते भी नहीं, फिर दूसरे बिजनेस के चक्कर में पड़ जाते हाँ हैं। हाँ हाँ। तो मुझे लगता है कि आप नमक भी बेचोगे तो करोड़पति बन सकते हो। तो कोई बिजनेस छोटा नहीं होता। जी। आपको पहले सोचना है, एक मतलब डिसीजन ले लेना है। डिसीजन ले लेने के बाद फिर क्या है, उसमें मर जाना है, कुछ भी करना है, आपको उसको सक्सेस करके ही दम लेना है, तो आप कहीं भी फेल नहीं होंगे। जी, तो फिर मैं ये कोई भी चाहूंगा, business हो। कोई भी बिजनेस हो, आपको जब एक मतलब इंटर कर दिए तो आपको रात दिन सोते जागते आपको वही चीज़ दिखनी चाहिए कि इसमें क्या कर दूं। अच्छा हाँ, आपकी जी मेहनत। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया एहतिशाम भाई हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों ये थे नवाब ढाबे के फाउंडर ओनर एहतिशाम भाई। तो एहतिशाम भाई ने हमको अपनी बिजनेस की बहुत सारी बारीकियां बताई, और अगर आप जो है ये बिजनेस में इंटरेस्ट है, ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे ये वीडियो देखिए। और अगर कोई आपका दोस्त अगर स्टार्ट करना चाहता है तो ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कीजिए इसके अंदर, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है जो आपको बिजनेस को समझने में जो है आसानी करेंगी। और हम आपके साथ में अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए बिजनेस पॉडकास्ट के साथ में, एक नए बिजनेस एंड बियॉन्ड एपिसोड के साथ में, जहां पे हम आपसे और कुछ नए बिजनेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।